नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का देखो हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा स्फेरिकल कैपेसिटर या गोलीय संधारित्र। देखो आज के दिन की जो शुरुआत है, हैप्पी संडे आप सभी को, संडे की शुभकामनाएं आप सभी को। देखो आज का दिन स्पेशल दिन है क्योंकि संडे का दिन यूँ मानते कि ये भाई बस आराम का दिन होता है। तो इसी आराम के दिन के अंदर अगर आपको थोड़ी सी एक प्रेरणा मिल जाए, थोड़ा सा आपको मोटिवेशन मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर टॉपिक तो हम लोग थोड़ा सा रुक कर स्टार्ट करेंगे। शुरुआत में आज की वीडियो करता हूँ एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी से। उम्मीद करता हूँ आप सबको जो स्टोरी है बड़ी पसंद आएगी और आप इस स्टोरी का जो मूल अर्थ है उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। अगर आपको स्टोरी पसंद आती है तो देखो वीडियो को लाइक करने से बिल्कुल भी मत शंकाना, स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त है। देखो मैं स्टार्ट करता हूँ। एक बार एक गांव होता है, उस गांव के अंदर एक सेठ जी होते हैं। अब सेठ जी गांव के अंदर व्यापार धंधा अच्छी तरह से चल नहीं रहा होता है, तो सेठ जी सोचते हैं कि यार चलो गांव में तो कुछ हो नहीं रहा, शहर की ओर चलते हैं, क्या पता वहाँ मैं जो कोई धंधा व्यापार शुरू करूँ तो वहाँ पे वो फल फूल जाए। तो गांव में कोई मंदिर तो था नहीं। अब हमारे संस्कृति के अंदर क्या होता है, हमारे सनातन धर्म के अंदर, कि जब भी हम किसी नेक काम को शुरुआत करने के लिए जाते हैं सबसे पहले हम अपने जो आराध्य देव हैं उनका पूजन करते हैं। गांव में मंदिर था नहीं तो घर के अंदर ही जो छोटा सा एक थान बना रखा था वहाँ वो गए सेठ जी और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज से मैं अपना नया जो व्यापार है वो शहर में जाकर शुरू करने जा रहा हूँ। अगर मेरा व्यापार फल फूल गया तो गांव में आपका कोई मंदिर नहीं है, मैं गांव में आके आपका बड़ा भव्य बड़ा विशाल जो है मंदिर बनवा दूंगा। इतनी बात कह के सेठ जी चले गए व्यापार धंधा करने के लिए। उसी गांव के अंदर एक छोटा सा मूर्तिकार भी था। अब वो मूर्तिकार था बड़ा एक तरह से कहना अपने काम के प्रति समर्पित था। तो वो ऐसे ही गाँव के अंदर निकला। जैसे वो गांव के अंदर निकला तो सुबह से दोपहर हो गई, उसको कोई काम नहीं मिला। तो दोपहर के समय थोड़ी नींद आने लगती है, सुस्ताने लगता है। तो एक गांव था, गांव के अंदर एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे वो अपना डेरा डालता है और थोड़ी देर के लिए वहाँ विश्राम करता है। विश्राम करते करते उसको एक सामने पत्थर देखता है। तो भाई वो सोचता है कि यार कोई काम धंधा तो है नहीं, मैं ऐसे सुबह से लेके शाम तक ऐसे घूमता रहता हूँ, तो क्यों ना यहाँ पे जो पत्थर बना है इस पत्थर को मैं तराश कर इसकी एक सुंदर सी एक मूर्ति बना दूँ। तो उसका मन किया, उसने अपने सारे औजार निकाले और छेनी हथौड़ी लेके लग गया उस पत्थर को तराशने के लिए। तभी अचानक वो पत्थर जो है वो बोल खड़ा हुआ कि अरे भाई साहब, आप ये मेरे साथ क्या कर रहे हो। तो मूर्तिकार ने भी बड़ा विनम्रतापूर्वक जवाब दिया कि देख, मैं तुझे तराशूंगा, मैं तुझे ठोकूंगा पीटूंगा और तेरी इतनी शानदार मूर्ति बना दूंगा, तो ऐसे बेकार पड़ा हुआ है, तेरी बड़ी शानदार मूर्ति बनाऊंगा, लोग तुझको देख के वाहवाही करेंगे। तो सुनो पत्थर ने क्या कहा, बड़ी गौर से सुनने वाली बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ। पत्थर ने कहा, नहीं साहब नहीं, मुझे कष्ट झेलने की बिल्कुल आदत नहीं है, मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ, मुझे ऐसा कैसा पड़ा रहने दो, मुझे कष्ट बिल्कुल नहीं सहन होता। ये बात पत्थर ने कह दी। तो फिर जो मूर्तिकार था वो भी थोड़ा स्वाभिमानी था, तो उसने भी सोचा ठीक है भाई, जब इसको ही नहीं बनना कुछ तो मैं क्यों अपना समय जो है वो व्यर्थ करूँ। तो मूर्तिकार ने अपना सामान वापस से पैक किया और वो आगे चल पड़ा। जैसे वो थोड़ा आगे गया तो फिर से उसका मन चला एक पत्थर को देख के। तो वहाँ पे वो जो पत्थर था, जैसे उसने अपने छेने हथौड़े निकाले और उसको ठोकने पीटने लगा, तुरंत वो पत्थर बोल खड़ा हुआ कि भाई साहब आप ये क्या कर रहे हो। मूर्तिकार ने फिर से वही जवाब दिया कि मैं तुझे ठोकूंगा पीटूंगा, तुझे तराशूंगा, तेरी बड़ी सुंदर सी एक मूर्ति बना दूंगा। तो इस वाले पत्थर ने देखो क्या कहा, बड़े गौर से सुनने इस वाले पत्थर की बात। इस वाले पत्थर ने कहा, आप मुझे जितना ठोकना पीटना है मुझे ठोकिए पीटिए, लेकिन मेरी इतनी सुंदर मूर्ति बनाना कि आज के बाद मुझे कोई बेकार पड़ा पत्थर न कहे। तो मूर्तिकार को चाहिए क्या था, उसने अपने सारी की सारी जो प्रतिभा थी वो उस पत्थर के ऊपर झोंक दी और इतनी सुंदर इतनी भव्य उसकी मूर्ति बनाई कि आप कल्पना नहीं कर सकते। अब इतना बड़ा भारी विशाल पत्थर था तो उसको अपने साथ तो मूर्तिकार ले जाने से रहा। तो उसने सोचा कि चलो एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे छाँव में इस मूर्ति को स्थापित कर देते हैं। तो उसने उस पत्थर को उठाया, उस पत्थर की मूर्ति को, और पेड़ के नीचे उसको स्थापित कर दिया। अब वो तो चला गया। अब डेली गांव वाले उधर रास्ते से उससे गुजरते थे। गांव में कोई मंदिर था नहीं, तो गांव वालों ने देखा भाई बड़ी सुंदर मूर्ति है, किसने बनाई किसने बनाई। एक पेड़ के नीचे पड़ी थी तो लोग आने लगे, वहाँ पे चढ़ावा चढ़ने लगा। लोग अपने साथ जो भी ध्वजा नारियल लेके आते वो उस पेड़ के चढ़ाने लगे। तो धीरे धीरे सिलसिला चलता रहा। अभी देखो शुरुआत के अंदर जो सेठ जी अपना व्यापार स्टार्ट करने के लिए शहर गए थे, अब तक उनका जो व्यापार हो बड़ा अच्छी प्रकार से फल फूल गया था, मतलब बड़े स्तर पर चला गया था। तो अब सेठ जी को याद आई कि जब मैं गांव से आया था तब मैंने अपने ईश्वर आराध्य से प्रार्थना की थी कि अगर मेरा व्यापार फल फूल गया तो मैं गांव में आकर एक आपका बड़ा विशाल मंदिर बनवाऊंगा। तो सेठ जी गांव लौट के आए। सेठ जी ने बड़ा विशाल भव्य मंदिर बनवा दिया। अब जब मंदिर बन गया तो उस मंदिर में बारी आई कि भाई मूर्ति कहाँ से लें।
जोधपुर से लाएँ, जयपुर से लाएँ, किशनगढ़ से लाएँ, सीकर से लाएँ, कहाँ से लाएँ, दौसा से लाएँ, अलवर से लाएँ। तो गांव वालों में एक बुजुर्ग व्यक्ति था, तो उसने कहा कि यार कहीं जाने की ज़रूरत क्या है, हमारे गांव में ही पेड़ के नीचे एक बड़ी सुंदर मूर्ति रखी हुई है, तो क्यों ना उसी को पूरे विधि विधान से यहाँ पर स्थापित ला के हम लोग कर दें। तो सेठ जी को ये बात पसंद आई, सभी गाँव वालों ने इसमें भी हामी भर दी। तो पूरे विधि विधान के साथ उस मूर्ति को वहाँ से उस मंदिर में स्थापित किया गया। वो मूर्ति को जैसे मंदिर में स्थापित किया गया तो लोग वहाँ पर आने लगे, लोग आते डेली, इसमें चढ़ाव चढ़ाते। अब हमारे धर्म में क्या होता है कि जब भी हम कभी मंदिर जाते हैं तो साथ में नारियल भी लेके जाते हैं। अब जब नारियल लेके जाते हैं तो नारियल को हम बधारते भी है ना, नारियल को फोड़ते हैं। तो अब दिक्कत ये आई कि यार नारियल को फोड़े कहाँ पे, दीवार के मार से, तो दीवार की पपड़ी निकल आती है ना, दीवार पे संभव नहीं होता, नीचे भी अच्छा नहीं लगता। तो फिर किसी ने कहा कि यार एक पत्थर पड़ा हुआ उस पेड़ के नीचे, उस पत्थर को उठा के यहाँ पे रख दो ना, क्या लोग आएंगे उस पत्थर के ऊपर नारियल को फोड़ लेंगे। तो लोगों को भी अच्छी लगी ये बात। तो वो जो पत्थर था उसको उठा के यहाँ पे रख दिया। और ये कौन सा पत्थर था? ये वो पत्थर था जिसने शुरुआत के अंदर मूर्तिकार को कहा था कि नहीं मुझे कष्ट झेलने की आदत नहीं है। अब देखना, जो मूर्तिकार पहले जिस पत्थर के पास गया था, जो मना कर रहा था कि भाई मुझे कष्ट झेलने की आदत नहीं है, अब जितने भी लोग आते उस पत्थर के ऊपर हर बार अपना नारियल लेके फोड़ते और उस पत्थर को दर्द होता। लेकिन वो पत्थर जिसने शुरुआत में ये कहा था कि मुझे जितना ठोकना पीटना है मुझे ठोक पीट लीजिए, लेकिन मेरे इतनी सुंदर मूर्ति बनाइए कि लोग देखते रहे। तो आज जिस पत्थर ने पहले कष्ट को सहा, आज उस पत्थर को भगवान के तुल्य मानकर उसकी पूजा अर्चना हो रही है। और जिस पत्थर ने शुरुआत में मना किया कि मुझे कष्ट नहीं झेलना, आज उस पत्थर के साथ देखो क्या हो रहा है, और ताउम्र वो पत्थर हमेशा ऐसी नारियल ठोकरें खाता रहेगा। तो मेरे मित्रों, आपको खुद को ये तय करना है कि आपको कैसा पत्थर बनना है। आप पहला पत्थर बनना चाहेंगे या फिर आप भगवान तुल्य दूसरा पत्थर बनना चाहेंगे। ये डिपेंड करता है आप पर कि आपको बनना क्या है। अगर आप पहले पत्थर की तरह अभी कष्ट नहीं झेलेंगे तो आपका जो आगामी जीवन है वो सारा का सारा कष्टमय जाएगा। लेकिन अगर अभी आपने 2-4 साल जो कष्ट है उसको सहन कर लिया तो आपका आने वाला जो पूरा का पूरा जीवन है वो बड़ा सुनहरा बीतेगा। तो मेरी कहानी का जो सार था वो यही था कि आप सभी लोग ये जो आपको समय मिल रहा है, भले ही ये लॉकडाउन के बाद का या कोरोना का टाइम चल रहा हो, भले ही हम लोग इसको लेके थोड़े से चिंतित हो अपने स्वास्थ्य को लेकर या अपनी जान को लेकर, लेकिन इस बीच हमें अपने पढ़ाई को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। हमें अपनी जो पढ़ाई उसको पूरी तरीके से सुचारू रखना है। और ये जो कुछ दिन हैं, कष्ट के जो दिन हैं, उनको हमें काटना है और काट कर हमें अपना आगामी जो जीवन है उसको सफल बनाना है। तो इसी बात के साथ मैं आज की जो कहानी इसका तो अंत करता हूँ। अगर आपको देखो कहानी पसंद आई है तो जो लाइक का बटन है उसको दबाने से बिल्कुल भी मत हिचकिचाना। शुरुआत करते हैं देखो आज की टॉपिक की। देखो आज का टॉपिक है हमारा गोली संधारित्र। कहते किसको गोली संधारित्र? बड़ी सिंपल से देखो आपको एक डेफिनेशन दूंगा मैं। इसके लिए आपको एक डायग्राम बना देता हूँ। देखो गोले का मतलब आप सभी समझते हो, गोलाकार कोई आकृति होगी। बोर्ड पे मैं देखो गोला तो नहीं बना सकता, बोर्ड पे तो आपको वृत्त जैसा वो दिखेगा, लेकिन असल में गोला होता है। तो गोला किस प्रकार का होता है? एक तो होगा हमारे पास कोई छोटा सा गोला, सॉरी नहीं कितना भी इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, कोई छोटा गोला होगा। एक जो दूसरा गोला होगा हमारा वो इसके चारों तरफ फैला हुआ रहेगा। मेरे पास सॉरी ब्लू जो मार्कर है उसको यूज़ करता हूँ मैं। ये कोई दूसरा गोला है जो कि इसके बाहर स्थित है, ठीक है, यानी दोनों गोलों की जो त्रिज्याएँ हैं वो अलग अलग है। जो ये बाहर वाला गोला है, केंद्र से इसकी जो त्रिज्या है वो मैंने मान ली कितनी है, कैपिटल आर, या आप इसको स्मॉल r1 दे सकते हो। आपके बुक के अकॉर्डिंग अगर अपन चले तो ये है स्मॉल r1। ये आपका पहला गोला है जिसको मैं नाम दे देता हूँ A। और ये जो दूसरा आपका अंदर वाला गोला है इसको मैं नाम दे देता हूँ आपके B। तो ये जो दूसरा गोला है B, इसकी जो त्रिज्या है वो मान लो मैं यहाँ पे दर्शा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये है R2। पहले गोले A की त्रिज्या है R1, दूसरे गोले B की त्रिज्या कितनी है, R2। दोनों देखो चालक गोले हैं। चालक गोले तो मैंने इनको क्या दे रखा है, आवेश दे रखा है। और आवेश देखना मैंने इनको किस प्रकार से दिया है कि जो आपका अंदर वाला गोला है इसकी बाहरी सतह पर जो आवेश है वो है ऋण आवेश, नेगेटिव चार्ज मैंने इसको दे रखा है, यानी इसकी आंतरिक सतह के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। दूसरा जो बाहर वाला गोला है, अब आप सभी को पता है अगर इस वाले गोले अंदर वाले पे माइनस का चार्ज होगा तो प्रेरण के कारण ये जो बाहर वाला आपका गोला है, इस गोले की आंतरिक जो सतह है इसके ऊपर कैसा आवेश आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा। तो इसकी आंतरिक सतह पर आ गया धन आवेश। और आप सबको पता है जब इसकी आंतरिक सतह पर धन आवेश आ गया तो उसका जो ऋण आवेश है वो सारा का सारा इसकी बाहरी सतह पर चला जाएगा। और मैंने आप सभी को बताया था कि अगर ऋण आवेश बाहरी सतह पर चला जाए, धनावेश बाहरी सतह पर चला जाए, तो उसको हम समाप्त करने के लिए क्या करते हैं, इसकी जो बाहरी सतह होती है ना, इसको हम लोग कर देते हैं भू संपर्कित, यानी इसको पृथ्वी के साथ में, ग्राउंड के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। अब जैसे इसको ग्राउंड के साथ में कनेक्ट कर दिया तो उसके बाहर की साइड में जो ऋण आवेश था वो तो सारा का सारा हो गया समाप्त। अब देखना आवेश कहाँ बचा,
एक तो इस गोले की बाहरी सतह पर और एक इस वाले गोले की अंतः सतह पर। तो देखना इन दोनों गोलों के बीच में विपरीत प्रकृति के आवेश होने से यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब आप लोग मुझे बताना कि गोले के बाहर कोई आवेश है क्या? कोई आवेश नहीं है, तो इसका मतलब क्या गोले के बाहर जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी तीव्रता कितनी है? 0 है। यानी देखो अगर मैं गोले के बाहर लिखता हूँ तो गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी? 0। इस गोले के अंदर अगर मैं बात करूँ तो इस गोले के अंदर, ये जो आपका छोटा वाला गोला है इसके अंदर भी कोई आवेश नहीं है, तो इस गोले के अंदर भी जो आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई वेक्टर वो कितना है? 0। लेकिन ये जो आपके दोनों गोले ना, इन दोनों गोलों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कोई ना कोई मान होगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसकी अपन देखो यहाँ पे आप लोग करते हैं चर्चा। अब आप सभी को पता है जो हमने पिछली हमारी वीडियो थी जिसके अंदर हमने समांतर पट्ट संधारित्र के बारे में बात करी थी, तो उसके अंदर हम लोग विभव की बात कर रहे थे V की। यहाँ भी हम लोग देखो V से स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा कि आपका जो अंदर वाला गोला B है, इस गोले B के ऊपर कैसा आवेश है? ऋणावेश है, और इस ऋणावेश के कारण इस अंदर वाले गोले के ऊपर कोई ना कोई विभव का मान होगा। तो V का मान आप सभी जानते हो, V का फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर KQ/R। ये सबने फॉर्मूला पढ़ रखा है, इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो मैंने कहा कि जो आपका अंदर वाला गोला है उस पर -Q जो चार्ज है ना, ये माइनस वाला चार्ज, इसके कारण जो विभव होगा, यानी V B के ऊपर विभव किसके कारण? जो -Q चार्ज है ना उसके कारण कितना होगा? KQ/R होता है ना। Q कैसा है? माइनस वाला है, तो इस माइनस को मैं आगे लिख देता हूँ, कोई समस्या किसी को आनी नहीं चाहिए, बटा R। और R कैसा? इस छोटे वाले गोले के लिए R है R2, कोई दिक्कत किसी को आनी भी नहीं चाहिए। ये मैंने दे दिया इसको समीकरण नंबर 1। आप चाहो तो Q को कैपिटल भी ले सकते हो, क्योंकि हम जो सारे अपने फॉर्मूले उसके अंदर कैपिटल ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप अगर इसको कैपिटल लिखो ना तो कोई समस्या किसी को आनी नहीं चाहिए। Q का मतलब आवेश ही होता है। ये हमने पहले बात करी इस B गोले के ऊपर इस -Q चार्ज के कारण। लेकिन अब देखो अंदर ये प्लस वाला चार्ज भी तो है, इस प्लस वाले चार्ज के कारण भी अंदर वाले गोले के ऊपर क्या होगा? विभव का मान कुछ ना कुछ होगा। तो मैंने क्या लिखा? इस B गोले पर विभव का मान किसके कारण? जो +Q आपका आवेश है ना उसके कारण। इसको मैं कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कितना होगा? वही KQ/R। कितना R? कितना R1 होगा यहाँ पे, बड़े वाले गोले की त्रिज्या कितनी है? R। तो KQ/R1 बड़े वाले गोले की त्रिज्या, क्योंकि बड़े वाले गोले के ऊपर आवेश के कारण अपन बात करें। समीकरण अपने पास देखो 2 आ गई। तो एक तो ये B के ऊपर आवेश है -Q के कारण, एक B पर आवेश है +Q के कारण। तो अगर मुझे कुल आवेश निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा? दोनों V के मानों को जोड़ दूंगा। तो देखना जैसे मैं दोनों V के मान को जोड़ता हूँ तो मुझे जो कुल V का मान है B के ऊपर वो कितना मिलेगा? इन दोनों के योग के बराबर, यानी KQ/R1 माइनस, देखो मैं जोड़ तो रहा हूँ, इसमें इसको जोड़ रहा हूँ, लेकिन ये तो देखो प्लस का है, फिर प्लस में अगर इसको प्लस करूँगा तो आप सबको पता है ये माइनस का होने के कारण इस निशान को कैसा बना देगा? माइनस का बना देगा। इतनी गणित तो आप सभी को आती है, सभी इतने धुरंधर हो। एक तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा के लिखूंगा, देखो चलो लिख के आपको पूरा बता देता हूँ। इसको और इसको जोड़ना है तो इसको तो मैंने लिख दिया, प्लस जोड़ना है इसलिए मैंने प्लस लगा दिया, और इसको मैंने जोड़ना है तो -KQ/R2। तो आप सभी को पता है इस माइनस के कारण ये वाला प्लस माइनस हो जाएगा। तो देखो मैं पहले तो सीधा लिख रहा था, लेकिन मैंने आप लोगों के स्तर को ध्यान में रखते हुए इसको माइनस लगा दिया। अब देखना यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है? KQ दोनों साइड में कॉमन है, तो मैंने कॉमन ले लिया KQ। अंदर देखना क्या बचा? यहाँ पे तो 1/R1 और यहाँ पे माइनस का निशान 1/R2, ये चीज़ यहाँ पर बच गई। तो आप सभी जानते हो लघुत्तम लेना, जब आप लघुत्तम लोगे तो बट्टा में तो इन दोनों का गुणनफल लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा R2 और माइनस यहाँ पे आ जाएगा R1। तो मैंने लिखा VB बराबर KQ, अंदर क्या आ गया देखो R2 माइनस R1/R1 गुणा R2। ये अपने ले लिया लघुत्तम, और लघुत्तम लेने के बाद ये आपकी स्थिति बन गई, ठीक है। इसमें किसी को कोई भी शंका होनी भी नहीं चाहिए, और अगर होती है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई दुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। और देखो मैं बार बार आप सभी से कहता हूँ, आपने जितने भी कक्षा के सहपाठी हैं, आपके जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं ना, सबको यार वीडियो का लिंक जो है शेयर किया करो। केवल लिंक शेयर करना ही पर्याप्त नहीं है, आप सभी से ये भी अनुरोध किया करो मेरी ओर से कि आप क्लास से ले, क्योंकि आपका ये जो समय ना ये बहुत ज़्यादा व्यर्थ हो जाएगा अगर आपने इस तरीके से जो क्लासेस उनको दरकिनार किया तो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इसी आशा के साथ कि आप लोग सभी को शेयर करेंगे और सभी को चैनल तक यहाँ पर लेके आएंगे। आप सबको प्रोत्साहित करने का काम करना है, और जो आज मैंने स्टोरी आपको बताई है उसको खुद के ऊपर और साथ में अपने जो मित्र मंडली है उन सब के ऊपर उसको लागू भी करना है। आगे चलते हैं। ये अपने पास V का मान आ गया, तो इस V के मान को मैं यहीं पे रख देता हूँ। समीकरण नंबर कितनी आ गई? 3 आ गई ना, समीकरण नंबर 3 देखे, ठीक है। तो देखो यहाँ तक तो आपने देखा। अब देखना ये जो VB का मान आ गया, ये B के ऊपर विभव है। अब हमें चाहिए कि आपका अंदर वाला जो गोला है और एक आपका जो बाहर वाला गोला है, दोनों के बीच का विभवांतर कितना है, यानी वोल्टेज डिफरेंस जो है वो कितना है। तो देखो वोल्टेज डिफरेंस किसके किसके बीच में? A और B, जो दो हमारे पास स्पेयर है, जो दो गोले हैं उनके बीच में हमें वोल्टेज डिफरेंस देखना है। तो VAB बराबर कितना होगा?
देखो दूसरे का विभव माइनस पहले का विभव। अब मुझे आप एक चीज़ बताओ, ये जो बाहर वाला आपका गोला है, ये चूंकि अपन ने भू संपर्क यानी ग्राउंड से इसको कनेक्ट कर रखा है, तो इसका विभव कितना होगा, 0 होगा, जाहिर सी बात है। यानी बाहर इसके कितना है विभव, v का मान है 0। लेकिन जो अंदर वाला गोला है b, इसके ऊपर बाहर विभव का मान कितना है, इतना। ठीक है, तो जैसे हम लोग विभवांतर निकालेंगे तो ये कितना आएगा, देखो जो आपका va माइनस वीबी आएगा, va माइनस वीबी, और va का मान कितना है 0, यानी 0 में से किसको घटाना, वीबी के मान को, यानी इसको घटाना अपन को। देखो इसको मैं घटाता हूँ, माइनस के क्यू और R2 माइनस R1 बटा R1 गुणा R2। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। 0 में से घटाओगे तो कुछ ही फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस का ऐसा कैसे रह जाएगा। अब देखना, इस माइनस के निशान को मैं हटाना चाहता हूँ ताकि अपना जो फॉर्मूला वो प्लस का बना रहे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ ऊपर अंदर से कॉमन लूँगा माइनस का निशान। तो देखना, जैसे मैं अंदर से माइनस का निशान कॉमन लेता हूँ, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इस माइनस के निशान को अंदर गुणा कर दो, ये ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा समझने। तो जैसे ही मैं इस माइनस के निशान को अंदर गुणा करता हूँ, तो जो आपका R2 पहले प्लस का था ये तो हो जाएगा माइनस का, और जो आपका पहले R1 माइनस का था ये हो जाएगा प्लस का। यानी इसको अगर मैं ढंग से लिखूँ तो उसको लिख सकता हूँ कि Q इंटू R1 माइनस R2 बटा R1 गुणा R2। इसमें बताओ किसी कोई शंका है तो, किसी प्रकार की शंका आने भी नहीं चाहिए। समीकरण नंबर इसको मैं देता हूँ 4। ठीक है, इतना काम हो गया। अब बहुत आसान, अब सीधा अपन को धारिता निकालनी है। धारिता के लिए आप सबने सूत्र जो है वो पढ़ रखा है, क्या होता है, C बराबर Q अपॉन V। बस अब उस फॉर्मूले के अंदर मान रखना है खाली, और मान रख के डायरेक्टली हम लोग उत्तर निकाल लेंगे। देखना, धारिता होते है C बराबर Q अपॉन V। V कौन सा, ये V AB वाला, इसका मान कितना है, ये रहा। तो ये मान इसके अंदर रखते हैं, Q बटा, देखो V का मान कितना, के Q इंटू R1 माइनस R2 बटा R1 गुणा R2। कोई समस्या किसी को आनी भी नहीं चाहिए। Q से तो देखो Q कट गया, K का मान आप सभी जानते हो। देखो K क्या होता है, आपको मैंने पहले चैप्टर में बताया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। हम लोग बार बार इसका मान यूज़ भी कर रहे हैं। अब देखना, एक के ये देखो बट्टा के अंदर K है, और इस K का मान भी किस में आएगा, एक के बट्टा में आएगा। यानी बट्टा के अंदर बट्टा होगा तो हम क्या करते हैं, जो नीचे वाला मान होता है उसको पलट के ऊपर ले जाते हैं। तो जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा ये नीचे आएगा, तो उसको हम पलट के ऊपर ले जाएंगे। तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक तो ये ऊपर आएगा। दूसरा देखना, बट्टा के बट्टा में कुछ आ रहा है तो इसको भी हम पलट के ऊपर लेके जाएंगे, तो उसको भी मैंने लेके गया R1 गुणा R2। बट्टा में क्या बचा, देखो K का तो मान हमने रख दिया, यहाँ पे क्या बचेगा, खाली और खाली R1 माइनस R2। ये आपका आ गया धारिता का मान। इतना आसान सा सूत्र था जो हमें व्युत्पन्न करना था। ये होगा किसी भी गोलीय संधारित्र के लिए जो उसकी धारिता है उसका मान। अब देखना, यहाँ से कुछ चीज़ निकल कर आ रही है, ये तो सारी चीज़ें कांस्टेंट है ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं किसी को। यहाँ पे देखना, R1 और R2 पहले और दूसरे गोले की त्रिज्या है, R1 R2 ये भी पहले और दूसरे गोले की त्रिज्या है। अब देखो क्या निष्कर्ष निकल रहा है, आपका जो C है वो समानुपाती है R1 गुणा R2 के। यानी आप जो त्रिज्या है वो जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही ज़्यादा किसका मान होगा, धारिता का मान होगा। यानी आप जितने बड़े गोल, जो दोनों गोले हैं ना आपके, ये जितने बड़े आप लोग लेोगे उतनी ही ज़्यादा धारिता का मान आपको मिलेगा। यानी बड़ा गोला मतलब धारिता का मान ज़्यादा। दूसरी बात देखो क्या निकल कर आ रही है, C जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है R1 माइनस R2 के। अब देखना, अगर इसका मान बड़ा आता है तो इसका मान छोटा आएगा, अगर इसका मान छोटा आता है तो उसका मान बड़ा आएगा। अब देखना, इसका मान बड़ा कब आ सकता है, जब आपके R1 जो है ना ये तो हो बहुत बड़ी और R2 हो बहुत ही छोटी। जब अपन बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये संख्या आएगी बड़ी, और जब ये संख्या बड़ी आएगी तो जाहिर सी बात है आपके C का मान क्या होगा, कम होगा। यानी अगर दोनों गोलों की त्रिज्याओं में अंतर बहुत ज़्यादा हुआ ना तब तो C का मान कम होगा। लेकिन यही आप सपोज करो R1 का मान जितना है उससे थोड़ा सा ही कम, उससे बिल्कुल थोड़ा सा ही कम किसका मान है, R2 का। जो आप दोनों घटाओगे तो बहुत ही छोटी संख्या यहाँ पर आएगी, और जब आप छोटी संख्या का भाग लगाओगे तो आपकी जो C है उसका मान बहुत ज़्यादा आएगा। यानी अगर आपको देखो धारिता बढ़ानी है तो इसका मतलब तो क्या है कि आपको दोनों गोलों की जो त्रिज्या वो बहुत बड़ी लेनी पड़ेगी, बड़े गोले लेने पड़ेंगे। दूसरी बात, अगर आपको धारिता बढ़ानी है तो जो दोनों गोलों की त्रिज्या है ना उनके मध्य जो अंतर है वो बहुत ही कम होना चाहिए। यानी ये जो डिस्टेंस है ना ये बहुत ही कम होनी चाहिए। तो मित्रों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने गोलीय संधारित्र को भी जान लिया है। अगली जो हमारी वीडियो की उसके अंदर हम लोग बात करेंगे जो आपके संधारित्र उसका संयोजन किस प्रकार से करते हैं। बड़ी शानदार वो वीडियो होगी। उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर आपको करना ही करना है। अगर आप चैनल पर नए हो, केवल वीडियो को देख के जाते हो तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बनता है। ऐसा मैं लेता हूँ मैं यहाँ पर अलविदा, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए रखना अपना ध्यान। जय हिंद, वंदे मातरम।